हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइज, आज आपका ये नेक्स्ट सेशन है। हम लोग सोशियोलॉजी को धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेपर 2 को कंप्लीट करने के लिए कुछ जो टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं उन्हीं में से आज ये टॉपिक है। ये सीक्वेंस में है सारा, तो चाहे वीडियो 1 दिन के गैप पे आए, 4 दिन के गैप पे आए, लेकिन सब कुछ होगा क्या सीक्वेंस में। सो आप अभी पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, विच इज अ पार्ट ऑफ पेपर 2 सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल 2, और आई एम योर एजुकेटर रमा शर्मा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट। ये आपका सिलेबस है जिसमें से कि 2 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर इसी चैनल पर कराए हुए हैं। इन दोनों टॉपिक्स की जो वीडियो हैं वो आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी पहली बार आएगा इधर तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये ज़रूर कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी लाइव क्लासेस लूँ तो उसके लिए हमें एक माइलस्टोन पार करना है। तो आप सभी को पता है जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक अपन लाइव क्लास नहीं कर सकते, तब तक हमको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, खैर पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, तरीके में कोई कमी नहीं होगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास मोबिलाइजेशन। तो आज का जो सेशन है थोड़ा छोटा रहेगा, इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आज समझेंगे और कल क्लास मोबिलाइजेशन तक करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर तक करेंगे और ग्रोथ के कुछ पॉइंट्स देखेंगे, देन फिर क्लास मोबिलाइजेशन कल हम करेंगे। ठीक है, फिर इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, स्लम्स एंड डिप्राइवेशन इन अर्बन इंडिया, ये लगातार अब आपकी क्लासेस होंगी। तो ये सब मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी हो, ये पहले के 2 टॉपिक्स हैं इस यूनिट के जो पिछली 2 क्लासेस में हो चुके हैं। अब इनमें से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, वो आपको पता ही है आपको कैसे पूछना है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी नए लर्नर्स हैं जो कि ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो लर्नर्स व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, एंड द नंबर इज, माई नंबर इज, कॉन्टैक्ट नंबर इज 9999055889। सो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड या यूपीएससी के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर, ग्रोथ, क्लास मोबिलाइजेशन। इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो इस टॉपिक की शुरुआत कैसे हो सकती है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग क्लास एक्चुअली है क्या। ठीक है, वर्किंग क्लास क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो आप सभी को होगा ही, है ना। सो अगर आप एक डेफिनेशन देखें किसके हिसाब से, एम हॉल्म स्टॉर्म के हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हॉल्म स्टॉर्म, एम हॉल्म स्टॉर्म, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने वर्किंग क्लास को डिफाइन किया है और इन्होंने क्या बोला है, अ ग्रुप, कोई भी क्लास उन लोगों का ग्रुप होता है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अमीरों की क्लास है, ठीक है, जो रिच क्लास है उनमें सभी के पास सेम चीजें होती हैं। ऑलमोस्ट सबके पास में एक लग्जूरियस गाड़ी होगी, एक बंगला होगा, जीवन यापन के अच्छे अच्छे महंगे संसाधन होंगे। जो पुअर क्लास होगी उसके पास में बहुत अच्छा घर नहीं होगा। ठीक है, झुग्गी झोंपड़ियां होंगी। तो ये सेम, मतलब एक क्लास के सेम लोग, एक क्लास के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेम तरीके की कैरेक्टरिस्टिक को अटेन करते हैं। तो वर्किंग क्लास क्या है, अ ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सॉरी अ ग्रुप विच इज सिमिलर विच इज सिमिलर इकोनॉमिक विच शेयर सिमिलर इकोनॉमिक सिचुएशंस। ठीक है, इज नोन एज क्लास। तो ये क्लास कहलाती है जिनकी सेम इकोनॉमिक सिचुएशन होती है। अब चाहे वो अमीर हो
तो रिच क्लास की सबकी एक जैसी होगी, पुअर क्लास की सबकी एक जैसी होगी, वर्किंग क्लास की भी क्या होती है, सबकी एक जैसी ही होती है। ये डिफर किस पर करती हैं, ठीक है, नोन एज क्लास, विच आगे लिखेंगे इसमें, विच डिफर्स इट फ्रॉम अदर क्लासेस, अदर क्लासेस से किस किस चीज पर डिपेंड करती है, विच डिफर्स इट फ्रॉम अदर क्लासेस लाइक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बेसिस पर, लाइक ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर, ठीक है, लाइक मैनेजर एंड एम्प्लॉयर्स के बेसिस पर, कौन मैनेजर है कौन एम्प्लॉयर है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें आप मेन चीज लिख सकते हैं, मेन वर्ड क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है किसी व्यक्ति का, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उस हिसाब से क्या है। और ये जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना, ये मेनली फोकस किस पे करता है, ये डिपेंड किस पर होता है, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिचुएशंस, डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक सिचुएशंस। इस बात से आप सभी सहमत होंगे, नॉर्मल सी बात है, समाज में हम देखते ही हैं, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में क्लास के बारे में मैंने आपको बताया, किस किस चीज के बेसिस पर क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। और जनरली अगर आप देखेंगे तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, वो इकोनॉमिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और वही क्या है, वही आपकी क्लास निर्धारित करती है। अब अगर हम वर्किंग क्लास की चर्चा करें तो पूरी दुनिया की बात करते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये सारी चीजें खैर मैंने आपको कहां पर कराई हुई है, पेपर 1 में भी कराई हुई है, दुनिया के रेस्पेक्ट से, वर्ल्ड सोशियोलॉजी के रेस्पेक्ट से। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं वर्किंग क्लास की, कि पहले लोग कैसे काम करते थे, अब लोग कैसे काम करते हैं। तो हिस्ट्री देखेंगे अगर आप वर्किंग क्लास की, तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट 7 तरीके के एरा में क्या कर सकते हैं, 7 एराज में आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं 7 एरा में। अब ये जो 7 एरा हैं ये क्या है, रूट से अगर हम चले, अर्ली रूट्स अगर हम देखें, तो अर्ली रूट्स की अगर हम बात करेंगे तो कैपिटलिज्म से भी पहले अर्ली कैपिटलिज्म था, और अर्ली कैपिटलिज्म से भी पहले क्या था भाई साहब, प्री कैपिटलिज्म, प्री कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हुआ करती थी। तो ये प्री कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या क्या होता था, ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने 125, 126, 127 सेशन देखे हैं तो अब तक आपको ये नॉलेज हो गई होगी कि प्री कैपिटलिस्टिक एरा में क्या होता है, ठीक है। तो प्री कैपिटलिस्ट एरा में जैसे कि हंटिंग, जब कैपिटलिज्म नहीं था तो लोग अपना काम कैसे करते थे, काम कैसे करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग का काम करते थे, ठीक है, ये सब आपको नोट करना है। उसके बाद में इसके और आगे चले तो हॉरिकल्चर शुरू कर दिया, हॉरिकल्चर, हॉरिकल्चर शुरू कर दिया। हॉरिकल्चर के बाद में थोड़ा और आए तो कहां आ गए, एग्रेरियन सोसाइटी पे आ गए, एग्रेरियन सोसाइटी। और एग्रेरियन सोसाइटी के बाद क्या आता है, फिर शुरू होता है आपका फ्यूडल सिस्टम, जो कि है अर्ली कैपिटलिज्म। फ्यूडल सिस्टम जो है अर्ली कैपिटलिज्म को दिखाता है, फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम आया तो क्या हुआ, अब इसकी अगर आप बात करें तो ये सब कब चल रहा है, ये सब 18th सेंचुरी से बहुत पहले चल रहा है, प्री कैपिटलिज्म जो है 18th सेंचुरी से भी बहुत पहले चल रहा है, ठीक है। अब लेट 18th सेंचुरी तक, लेट 18th सेंचुरी तक क्या चला है, आपकी एग्रेरियन सोसाइटी चली है। यानी कि जब से आप मानव को देखेंगे तब से आप मानव को, अगर आप इवोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हंटिंग गैदरिंग करते हुए देखेंगे, उसके बाद हॉरिकल्चर करते हुए देखेंगे, फिर एग्रेरियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर करते हुए देखेंगे, फिर आप आएंगे कहां पर, अर्ली कैपिटलिज्म की तरफ, जहां पर आपको मिलेगा फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। एग्रेरियन सोसाइटी में क्या होता था, फार्मिंग होती थी। फ्यूडल सिस्टम में क्या है, इसको क्या किया जाएगा, सरप्लस किया जाएगा, ठीक है। फार्मिंग के अलावा और भी छोटी छोटी चीजें बनाई जाएंगी, जैसे कि टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर आप आते हैं कैपिटलिज्म में, और ये जो कैपिटलिज्म है जो शुरू हुआ है, दैट इज इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अभी आज की डेट में जो चल रहा है दैट इज सर्विस सेक्टर कैपिटलिज्म,
ठीक है, इंडस्ट्रियल तो है ही है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रही है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, इसमें हो रही है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है आपका, ये कहां से कहां तक है, ये 18th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी तक है, अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, मतलब लेट 18th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी। क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड वॉर होता है 1914 में पहला, ठीक है, और उसके बाद फिर होता है आगे 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। 2 वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें बढ़ी हैं, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, टेक्निक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, साइंटिफिक एवोल्यूशन बहुत ज्यादा होने लगे हैं। फिर बात करते हैं पोस्ट वॉर की। तो पोस्ट वॉर से लेकर 70s तक शुरू हुआ है क्या बेटा, मास मीडिया। तो लोगों ने अब इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया। कहां से हम चल रहे हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग से चलते चलते कहां आ रहे हैं हम, मास मीडिया तक पहुंच गए। 80s में आएंगे आप, 80s में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियंस भी आ गई हैं, ट्रेड यूनियंस भी आ गई हैं। इसका मैं आपको एक मेरे पास एक पीडीएफ है, वो मैं आपको दूंगी ग्रुप में, तो उसको आप पढ़िएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, लाइक इतनी डिटेल में लिखा हुआ है कि ये खुद का एक टॉपिक करीब करीब 70 पेज में। तो 70 पेज तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जब एक बार उसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उसमें, कि कब अंग्रेज आए भारत में कैपिटलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, भारतीय लोगों के साथ उन्होंने पहले क्या किया, एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप्स उगवानी शुरू करी। तो जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है कि धीरे धीरे हमारा वर्किंग कल्चर कैसे शिफ्ट हुआ है। और आज की बात करें तो ट्रेड यूनियंस आने के बाद अभी की क्या जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो चल रही हैं भाई साहब पोस्ट, ये है आपकी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, क्या है 80s के बाद में है पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन, सर्विस, आज की जो वर्किंग क्लास है, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन आईटी पर बेस्ड है। ठीक है, और पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा को, ये 80s नहीं सॉरी, यहां से लिखेंगे, ये वर्किंग क्लास टुडे जो है दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं क्या भाई, ग्लोबलिज्म। ठीक है, ग्लोबलिज्म, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल कैपिटलिज्म। आज की देश में, आज की डेट में मार्क जुकरबर्ग वहां से बैठे बैठे इंडिया के लोगों से काम करवा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आया भी नहीं है, कोई ब्रिटिशर्स की तरह आर्मी भी नहीं भेजी है। तो ग्लोबल कैपिटलिज्म, ठीक है, गूगल वहां से बैठे बैठे यहां पर काम करवा रहा है लोगों से। तो ये क्या है, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि आपका जो वर्किंग क्लास है कैसे कैसे डेवलप हुई है। अच्छा, मास मीडिया का रोल क्या है, मास मीडिया एक नए तरीके की तरह आई सोशल कंट्रोल के लिए। ठीक है, 70s के बाद में मास मीडिया, ठीक है, आपकी प्रिंटिंग प्रेस हो गई, आपका टेलीविजन धीरे धीरे आने लगे, और इस मास मीडिया को कौन कौन कंट्रोल करके बैठा था, कैपिटलिस्ट क्लास। मेथड जो है ये मास मीडिया का, ठीक है, वो सबसे पहले किसमें आया, टेलीविजन। टेलीविजन के थ्रू क्या है, लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट निकाला मैगी, ठीक है, या उस टाइम के प्रोडक्ट की बात करते हैं, मान लो पार्ले जी, पार्ले जी, जी फॉर जीनियस, मैंने एक बिस्किट निकाला। अब अगर मैं उस बिस्किट का एड दिखाऊं किसमें, टीवी में, और आप लोग ये देखते होंगे कि पहले के और अभी के टाइम में भी, अभी के तो खैर काफी चीजें अलग हो चुकी हैं, पहले के टाइम में जितने भी ये खाने पीने के प्रोडक्ट होते थे सब में बच्चों को लेते थे। क्यों, क्योंकि बच्चे को देखकर टीवी में आपके घर का बच्चा जिद करेगा, आपके घर का बच्चा मांगेगा, या फिर आप अपने बच्चे को खुद ही खिलाएंगे। तो टेलीविजन एक टूल बना, एक इक्विपमेंट बना, एक इंस्ट्रूमेंट बना, किसका, कंट्रोल करने का, मास मीडिया, मास को कंट्रोल करने का। और धीरे धीरे इसने क्या हेल्प करी, वर्किंग क्लास के फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करी। जैसे कि अगर किसी के पास में ओकाया का टीवी है या फिर एलजी का टीवी है, और अगर किसी के पास में सोनी ब्राविया है, ठीक है, सोनी ब्राविया,
तो सोनी ब्राविया जिसके पास में, आप देखते ही आपको पता चलेगा, आप सुनते ही पता कर लोगे कि ये बंदा अमीर होगा। क्यों? क्योंकि ये टीवी शुरू ही 1.5 से होती है। ओकाया एलजी बेचारी, ठीक है, 1000 मतलब 20-25 हजार से शुरू हो जाती है अगर आप वो एलसीडी एलईडी वाली लोगे तो। सोनी ब्राविया शुरू ही 1.5 से होती है। तो इसने क्या किया है, क्लास फ्रेगमेंटेशन किया है और कंटिन्यूअस हैमरिंग हुई है हमारे दिमाग पर, हमारी मानसिकता पर हैमरिंग हुई है। हमारी आइडियोलॉजीज जो हैं कैपिटलिस्ट क्लास ने बदल दी हैं, अपनी जैसी हो गई हैं, हमारी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज हो गई हैं और हम गुडीज हो गए, गुडीज जो कि गुड्स। मेरे पास ये सामान है, तेरे पास है क्या? आज मैंने फ्रिज खरीदा, आज मैंने टेस्ट ड्राइव ली, कौन सी गाड़ी की? सफारी डायकोर की। तो ये सब क्या है? ये सब है आपका वर्किंग क्लास को फ्रेगमेंट करना। अगर आप इसका उल्टा साइड देखें तो टीवी ने हेल्प भी किया है लोगों को डेवलप करने के लिए, कि लोगों को समझ में आया कि अच्छा एक बिस्किट ऐसा होता है, यार बिस्किट बनाने में क्या लगता है, आटा ही तो लगता है, हम भी बिस्किट बना सकते हैं। ठीक है, हम उसमें थोड़ा सा गोले का बुरादा भी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोकोनट बिस्किट हो जाएगा। तो लोगों को हेल्प भी करी है डेवलपमेंट के लिए, न्यूअर फॉर्म्स ऑफ क्लास स्ट्रगल के लिए। और अगर आप ये देखें कि ये जो इम्परफेक्शन है किसका? कैपिटलिज्म का। ये आजकल हम लोगों के घरों में बसा हुआ है। नए सेंस में हम डेवलप कर रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस को। और अमंग दी वर्किंग क्लास, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूं, कोई तीसरा भी काम कर रहा है, हर किसी का सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस अलग अलग है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मास मीडिया। ठीक है, विच वॉज नॉट ओनली ट्रांस रीजनल इन नेचर बट ऑल्सो ट्रांसनेशनल। अब जो ये मास मीडिया है, ठीक है, अब खाली हमें भारत के ऐड नहीं दिखाते, हमें विदेशी प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाए जाते हैं, ट्रांसनेशनल। अब सिर्फ ट्रांस रीजनल नहीं है, अब आपके देश की रीजन्स की बाउंड्री के अलग नहीं है कि ये यूपी का, ये यूपी का प्रोडक्ट है, वो बिहार का प्रोडक्ट है, वो गुजरात का प्रोडक्ट है। अब क्या है, ये कनाडा का प्रोडक्ट है, ये न्यूयॉर्क का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बोलीविया का प्रोडक्ट है। अब है ट्रांसनेशनल। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि मास मीडिया ने कितना ज्यादा हेल्प किया है इस कैपिटलिज्म को पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए, कोने कोने तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग क्लास का इंडियन सिनेरियो देखेंगे। इंडियन सिनेरियो की अगर आप बात करें तो भारत की जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, अलग अलग तरीके की इकोनॉमी मिलती है। यहां पर आप देखें तो प्री कैपिटलिस्ट रिलेशन है किसके साथ में? प्रोडक्शन के साथ में। ठीक है, तो कैपिटलिज्म आने से पहले भी हम लोग यहाँ पर क्या करते थे? प्रोडक्शन करते थे, कपड़ों का, टेक्सटाइल का, ठीक है, आपके हैंडीक्राफ्ट्स का, और ये सब कोएग्जिस्ट किया है किसके साथ में? कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के साथ में भी। कैपिटलिज्म आने के बाद भी हमने क्या किया? हैंडीक्राफ्ट नहीं छोड़ा, ठीक है, हमने फिर भी उसमें काम किया। तो हम अगर देखें वर्किंग क्लास का जो स्ट्रक्चर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है ये बहुत अलग है। ठीक है, ये बहुत अलग है। किससे अलग है? विदेशी वेस्टर्न कल्चर से अलग है। तो हेयर इज अ डिफरेंशिएटेड वर्किंग क्लास स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जिसमें कि अलग अलग तरीके के रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, अलग अलग तरीके से कंजम्पशन होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लस भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हर कोई अपना अलग तरीके से काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, आबादी में भी और कल्चर में भी। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हर किसी की कल्चरल डाइवर्सिटी के हिसाब से लोग अपने यहाँ पर काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं और सरप्लस करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ फॉर्म। 2-3 कल्चर की मिक्स वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं हमारे यहाँ पर लोग। ये कब की बात हो रही है? प्री कैपिटलिस्ट रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। और इस सब से क्या होता है? इन सब की वजह से एग्जिस्ट करती है हमारे यहां पर वर्किंग क्लास। हमारे यहां पर वर्किंग क्लास के स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जो कि पूरे के पूरे भारत में कुछ एक ही जैसे हैं, जो है यहाँ की लोकल कंडीशंस अलोंग विद द लोकल कंडीशंस। अगर आप वर्किंग क्लास की कंपोजिशन देखो तो हमारे यहाँ पर वर्किंग क्लास की कंपोजिशन आपको कैसे मिलेगी? हैंडीक्राफ्ट्स में भी आप देखेंगे तो क्या है? कास्ट, ठीक है, ट्राइब, एथनिक ओरिजिन, जेंडर बेस्ड डिवीजन की औरतें ये काम करेंगी, आदमी ये काम करेंगे। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमारे यहाँ पर कैसा रहा है? जेंडर बेस्ड। की खेती में, घर में, मतलब खेत में काम करने जाएंगे आदमी, और घर में जो जानवर हैं या फिर उनको चारा खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, ठीक है, ये सब काम करना कौन किसका काम है? लेडीज का काम है। सो मेल और फीमेल के बीच में जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ वर्क है।
और इसकी वजह से हमारे यहाँ पर क्या होता है, पैट्रियार्की, या फिर ये कहिए कि पैट्रियार्की की वजह से ये सब होता है। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं हमारे इंटरनल डिफरेंसेस को और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन को, जिसकी मदद से क्या कर रही है वर्किंग पीपल जो है क्या कर रहे हैं, हैव बीन एंड कंटिन्यू टू बी, देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल डिनोटेड एज वर्किंग क्लास। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कास्ट के हिसाब से, मतलब कि ठाकुर ये काम कर सकते हैं, एससी एसटी नहीं कर सकते, ठीक है, ट्राइबल लोग ये काम करेंगे तो हम इनके दर्जे का काम नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये सब क्या बनाता है हमारे यहाँ पर वर्किंग क्लास बनाता है। अगर हमारे यहाँ पर कोई वैश्य है तो वो बिजनेस ही करेगा, मतलब एक टाइम ऐसा रहा है कि वो पढ़ लिख के क्या आईआईटी नहीं जाएगा, उस टाइम पे उसका काम क्या बेटा, फैमिली बिजनेस है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, तुम्हें 1-2 साल नौकरी करनी है कर लो, लेकिन लौट फिर के तुमको आना कहाँ है, फैमिली बिजनेस में ही आना है। तो इसकी वजह से क्या होती है, वर्किंग क्लास होती है। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ पर वर्किंग क्लास में 2 फैक्ट देखे जाते हैं कि ग्रोथ कैसे हुई है हमारे यहाँ पर वर्किंग क्लास की। पहला है कि इंडिया 19th सेंचुरी के पहले, ठीक है, 19th सेंचुरी के पहले हमारे यहाँ पर वर्किंग पीपल होते थे, नंबर ऑफ वर्किंग पीपल हमारे यहाँ पर 19th सेंचुरी से पहले वर्किंग क्लास नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर कास्टिज्म के हिसाब से लोग काम करते थे, जैसे कि जो ब्राह्मण है वो पंडिताई का काम करेगा, ठीक है, जो ठाकुर है वो, अब वो तो बचा नहीं है एकदम, मतलब 19th सेंचुरी के पहले हम वो राजा राजवाड़ाओं की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब 19th सेंचुरी के पहले आप ये समझ लीजिए कि जमींदार, ठाकुर है वो क्या हो जाएगा, जमींदार हो जाएगा, वैश्य है वो क्या करेगा, छोटा मोटा व्यापार करेगा, और एससी एसटी है वो क्या करेंगे, अपना हैंडीक्राफ्ट में लगे हुए हैं, नॉर्मल काम में लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी कास्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, सब कास्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ वर्किंग पीपल थे हमारे यहाँ पर, लेकिन वर्किंग क्लास नहीं थी। दूसरा फैक्ट हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, उसके साथ साथ जैसे जैसे ग्रोथ हुई है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारे ऊपर क्या कर दिया गया था, इम्पोज कर दिया गया था बाय द कॉलोनियल मास्टर्स, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में यानी कि 1800 से लेकर 1801 से लेकर 1899 सॉरी 1900 तक कॉलोनी जो है हमारे यहाँ पर वेल सेटल्ड हो गई थी। अब जो मॉडर्न वर्किंग क्लास है आज की डेट में, जिस वर्किंग क्लास की हम बात कर रहे हैं, वो किसकी वजह से आई है, वो इस कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई है, जिसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, कि एक व्यक्ति प्यून बनेगा, ठीक है, एक व्यक्ति जो है इस पर्टिकुलर मशीन पे काम करेगा, 10 इस पे काम करेंगे, इनके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर के ऊपर एक मैनेजर होगा, मैनेजर के ऊपर एक हेड ऑफ प्रोडक्शन होगा, एक एचआर डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक इन सबके ऊपर वो बैठा होगा जिसने ये कंपनी सेटअप करी है, जिसका पैसा लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्या है हमारे यहाँ पर बनी है इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद में वर्किंग क्लास। तो जो हमारे यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन ये जो आया है वो किसकी वजह से आया है, ब्रॉट विद इट द फैक्ट्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि हमारे यहां पर सबसे पहले जो आई फैक्ट्रीज आई, और ये जो राइज ऑफ फैक्ट्री सिस्टम हुआ, उसमें जो प्रोडक्शन का राइज हुआ, उसकी वजह से वर्किंग क्लास हैपेंड साइमल्टेनियसली, धीरे धीरे वर्किंग क्लास जो है बनती चली गई है। कन्वर्सली अगर आप बोले कि विदाउट अ फैक्ट्री इंडस्ट्री, हमारे यहां पर अगर हम फैक्ट्री इंडस्ट्री को निकाल दें तो कोई वर्किंग क्लास है ही नहीं, हमारे यहां पर सिर्फ वर्किंग पीपल हैं। अगर आप फैक्ट्रीज को निकाल दो, हटा दो, तो फिर लोग वो हैं जो कि अपना काम करते हैं, जो उनको आता है, चाहे हैंडलूम आता है, चाहे हैंडीक्राफ्ट आता है, कुछ भी आता है, ठीक है। तो ये है आपकी ग्रोथ कि किसकी वजह से हुई है। इसके 2 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 19th सेंचुरी से पहले हमारे यहाँ वर्किंग क्लास नहीं थी, वर्किंग पीपल थे, और सेकंड है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के साथ साथ कॉलोनियल मास्टर्स ने क्या किया है, ग्रोथ करी है किसकी, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की। अगर आप देखें कि 19th सेंचुरी के मिडिल में वर्किंग पीपल तो थे लेकिन वर्किंग क्लास नहीं थी, और इंडियन इकोनॉमी जो है मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स के हिसाब से, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि स्मॉल एंड एक्सट्रीमली एंशियंट इंडियन कम्युनिटी, भारत के बारे में ये बोला है, स्मॉल एंड एक्सट्रीमली एंशियंट इंडियन कम्युनिटी, जो कि किस पर बेस्ड है, पोजेशन इन कॉमन लैंड, बेस्ड ऑन द पोजेशन इन कॉमन लैंड, जमीन के ऊपर, ऑन द ब्लेंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। 2 ही काम आते थे हम लोगों को, या तो एग्रीकल्चर आता था या हैंडीक्राफ्ट आता था,
एंड ऑन द अनएडल्टरेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, हमारे यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नाम मात्र का नहीं था, बहुत कम था, विच सर्व्स व्हेनेवर अ न्यू कम्युनिटी इज स्टार्टेड, और इन सब ने क्या दिया, एक नई कम्युनिटी के स्टार्ट को सर्व किया, कि जब आप हमारे यहां पर क्या बनाएंगे, जब ब्रिटिश कम्युनिटी आई हमारे यहां पर और उन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म लेकर आए, तो ये जो लोग थे एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट में, जो कि डिवीजन ऑफ लेबर को नहीं जानते थे, उनको हमने पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, किसके लिए, डिवीजन ऑफ लेबर के लिए, काम करने के लिए। कॉलोनियल रूल ने क्या किया है, कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, इन्होंने कंप्लीटली ड्यून किया है, बर्बाद किया है हमारे सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को, जो कि हमारा ट्रेडिशनल और सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज का सिस्टम हुआ करता था। इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी से बदल गया, किसमें, रॉ मटेरियल एडजंक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट ब्रिटेन, कि हमारे यहां पर पहले एग्रीकल्चर उस बेस पर होता था कि जो लोगों की जरूरत है। अब हमारे यहां पर ब्रिटिशर्स आने के बाद में क्या हुआ, रॉ मटेरियल्स की तरह हमारे यहां पर खेती होने लगी, कि हमको अपने खेतों में चीजें उगानी है जो कि ब्रिटेन सरकार के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल का काम कर सके, जैसे कि कपास, रुई, कॉटन, जैसे कि टी प्लांटेशन, जैसे कि नील की खेती, ठीक है, जो कि उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करे। और इस सब की वजह से क्या हुआ, फ्यूडल मेथड जो था, आपने जब पढ़ा होगा, मेरा एक दो लेक्चर अगर लिया होगा स्टडी इस पे, तो जो फ्यूडल मेथड था एक्सप्लॉयटेशन का, वो क्या रहा, वैसे के वैसे ही रहा। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन क्राफ्टमैन जो थे, हमारे यहाँ के क्राफ्टमैन, बुनकर, हथकरघे, हस्तशिल्प कलाकार, इनको क्या करना पड़ा, फोर्स्ड आउट फ्रॉम देयर एज लॉन्ग प्रोफेशन, इनके जो दादा परदादाओं का खानदानी बिजनेस था, खानदानी कला थी, उससे बाहर निकलना पड़ा। और इन सब की वजह से द एंशिएंट इंटीग्रेटिंग एलिमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूनिक इन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, वो क्या हो गया, हमारे यहां पर ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो है क्या हो गई, शैटर हो गई, बिखर गई। और जो भारतीय स्ट्रक्चर था, एक्चुअली जो इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर्स के पहले, वो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अगर आप अब स्ट्रक्चर पढ़ें, ये लास्ट अभी कर रहे हैं, इसके बाद खत्म करेंगे, इसके आगे कल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग क्लास देखें इंडियन सोसाइटी में, तो यहां पर मल्टी स्ट्रक्चरल इकोनॉमी है आज की डेट में, और बहुत सारी वैरायटी ऑफ वर्किंग क्लास मिल जाती हैं अगर आप इंडिया की बात करें तो। डिफरेंस किसमें होता है, कैसे सेपरेट करते हो आप वर्किंग क्लासेस को, अकॉर्डिंग टू द सैलरी, वेज, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, ठीक है, काम क्या है, किसका कैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, सैलरी किसको कितनी मिल रही है। डिफरेंसेस इन वेज इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ डिवीजन अमंग द वर्किंग क्लास। तो चार तरीके के वर्कर हमारे यहां पर होते हैं। पहले वो जो कि परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ऑफ द लार्ज फैक्ट्री सेक्टर एंड गेट फैमिली वेजेस, परमानेंट एम्प्लॉय, और जिनको फैमिली वेज मिलती है। फैमिली वेज का मतलब क्या है भाई, कि आपको इतनी सैलरी, इतनी वेज मिल रही है कि जो आपके घर के लिए, पूरे के पूरे परिवार के लिए, सफिशिएंट टू मेंटेन नॉट ओनली द इंडिविजुअल, आपके खुद के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे के पूरे परिवार के लिए, वर्कर के पूरे परिवार के लिए क्या है, सफिशिएंट है। इतनी सैलरी अगर आपको मिल रही है तो ये एक परमानेंट एम्प्लॉय की फैमिली वेज वाली ये नौकरी होती है, ठीक है। ये वो क्लास है जिसमें लोग अच्छा खासा कमाते हैं, अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा भरण पोषण कर सकते हैं। तो यहां पर जो लोग होते हैं बेसिकली वो होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, या फिर मॉडर्न सेक्टर्स ऑफ पेट्रोकेमिकल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, केमिकल्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, डॉक्टरी में, ये सब आप लिख सकते हैं कि इनमें जो हाई प्रोफाइल पे परमानेंट एम्प्लॉय होगा उसको अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी, और ये एक वर्किंग क्लास है। दूसरा बेटा, लार्ज एंड प्रीपोंड्रेंट सेक्शन, जिसको क्या है, ये ज्यादा बड़ा सेक्शन है लोगों का, वर्किंग क्लास का, जिनको फैमिली वेज नहीं मिलती है, ठीक है। फैमिली वेज मतलब कि इनको इतनी वेजेस नहीं मिलती कि अपने घर वालों का खर्चा उठा पाए अच्छे से, काम चलाने के लिए तो और कोई कर लेता है। दिस इंक्लूड्स वर्कर इन द ओल्डर इंडस्ट्रीज, पुरानी कारखाने, जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, जूट टेक्सटाइल है, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मिल हैं,
यहाँ पर वो लोग काम करते हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग काम करते हैं कॉटन इंडस्ट्री, शुगर में, शुगर मिल्स में, पेपर मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में, कि जिनको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती है। इवन द परमानेंट वर्कर जो होगा इनके अंदर, टी प्लांटेशन में जो परमानेंट वर्कर होते हैं सेम कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, परमानेंट होने के बावजूद उनको बहुत ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, उनको फैमिली वेज नहीं मिलती है। ठीक है, तो बिकॉज द ओनर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द नॉर्म ऑफ फैमिली वेज, तो जो ओनर होता है टी स्टेट का या फिर इन इंडस्ट्रीज का, वो रिफ्यूज कर देता है कि अपन नहीं देंगे तुमको इतनी सैलरी के, फैमिली वेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फैमिली वेज का, हम जो देंगे वो इंडिविजुअल वर्कर के हिसाब से देंगे। तीसरा है बेटा, देयर इज अ सेक्शन ऑफ वर्किंग क्लास एट द बॉटम ऑफ द वेज स्केल। वेज स्केल के बॉटम में है ये, बॉटम ऑफ द वेज स्केल, ये नीचे हैं, जिनको के मास ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड समटाइम कैजुअल लेबरर्स, जो इनकी इंडस्ट्री में कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग, ईंटों के भट्टों में काम करने वाले लोग, अदर कैजुअल वर्कर, ऐसे ऐसे लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं किसी के अंडर, और ये हमारे यहां पर सबसे ज्यादा है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। और चौथा है भाई साहब कौन सा, बिलो ऑल दीज लाइज अ रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, बहुत बड़ी आर्मी ऑफ लेबर है हमारे यहां पर वर्किंग क्लास की, हु वर्क इन पिटी कमोडिटीज, बहुत ही छोटे मतलब स्तर के काम करते हैं, प्रोडक्शन इन पिटी ट्रेडिंग रेंजिंग फ्रॉम हॉकिंग टू रैग पिकिंग। ठीक है, ढकेल वगैरह पे सब्जी बेचना, फल बेचना, खोमचे लगाना, गोलगप्पे बेचना, मतलब ये सब वो लोग हैं। दे आर जनरली इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, बाजार में रेहड़ी लगाना, ठीक है, दुकान ना होकर सड़क पे किनारे पे सामान बेचना, एंड कैरी ऑन फॉर द वांट टू सफिशिएंट सर्वाइवल वेज, और इनकी सिर्फ एक ही आशा होती है कि इनको इतना पैसा मिल जाए दिन में कि ये जीवन यापन कर सके, जितना कमाया उतना खाया वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर स्ट्रक्चर है किसका, वर्किंग क्लास का। तो ये जो वेज डिफरेंशियल है हमारे यहां पर वर्किंग क्लास का, ये वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से भी वेरी करता है, कि जैसा काम करोगे वैसी ही आपको जॉब सिक्योरिटी होगी और वैसी ही आपको सैलरी मिलेगी। बेटर पेड लेबर, जिन लेबर्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है उनकी ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी होती है। भाई पैसा इसीलिए दिया जा रहा है ना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारी जरूरत है तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी भी होगी। ठीक है, और जो वर्कर्स होते हैं, जो लोअर एंड पे वर्कर्स होते हैं, उनका जो वेज स्केल होता है, वेज स्केल के लोअर एंड पे जो वर्कर हैं, इनको जॉब सिक्योरिटी तो मिलती नहीं है, नॉट ओनली जॉब सिक्योरिटी बट ऑल्सो कंसिडरेबल एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोर्शन, पैसे की भी तंगी रहती है, एंड पर्सनल बॉन्डेज विच लीड टू लैक ऑफ सिविल राइट्स। ठीक है, ये काम करते रहते हैं एक ही व्यक्ति के यहां पर, क्योंकि पता है कि कहीं और पता नहीं काम मिला नहीं मिला, तो इससे क्या है, सिविल राइट्स जो हैं वो खतरे में आते हैं। सिमिलर वर्किंग कंडीशंस किसके लिए, लो पेड वर्कर्स के लिए, आर यूनिफॉर्मली वर्स, एक साइड से लगा लो तो एक साइड से खराब कंडीशन है देन फॉर हाई पेड वर्कर्स इन द सेम प्लांट और साइट। आप देख सकते हो कि एक ही कंपनी में एक व्यक्ति करोड़ों की सैलरी उठा रहा होता है और एक व्यक्ति को 10,000 रुपए महीने मिल रहे होते हैं। दिस इज अ क्लियर डिफरेंस इन द सेफ्टी मेजर्स ऑफ द टू ग्रुप ऑफ वर्कर्स। एक ही कंपनी में दो तरीके की वर्किंग क्लास है। ठीक है, तो दिस सिचुएशन वर्सन, अगर ये सिचुएशन और ज्यादा खराब कब हो जाती है, जब आप बात करते हैं विमेन वर्कर्स की, तो उनको और कम पैसे मिलते हैं लोअर एंड वेज स्केल वाली जॉब्स में। फॉर एग्जाम्पल, विमेन आर नॉट अलाउड टू वर्क इन द स्टील प्लांट्स फॉर सेफ्टी रीजंस। स्टील के जो प्लांट्स होते हैं ना, स्टील हैवी स्टील प्लांट्स, वहां पे विमेन्स काम नहीं कर सकती, बट आर नॉट प्रोहिबिटेड टू बी एम्प्लॉयड ऑन द सेम साइट एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मतलब वहां पर एम्प्लॉय की तरह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह काम कर सकते हैं। बताओ उसमें क्या मतलब, मशीन को क्या सपना आ रहा है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या तुम परमानेंट वर्कर हो, कि मशीन तुम्हारा हाथ नहीं काटेगी। तो ये क्या है, ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती है, वर्किंग कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है जब हम फीमेल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे के ये जो ट्रेड यूनियन वगैरह है ये हम कल करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आइट और ग्रोथ, ये हम कल करेंगे। तो आपके इस टॉपिक में सिर्फ क्या बचा है,
इसमें मैंने आपको करा दिया वर्किंग क्लास कैसे हमारे यहाँ इमर्ज हुई, ठीक है, हमारे यहाँ वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है वर्किंग क्लास का, और इंडिया में वर्किंग क्लास कैसे इमर्ज हुई है, इसकी ग्रोथ और क्लास का मोबिलाइजेशन, ये हम कल करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप समझेंगे कि मेरे पास टाइम की कमी है। सो टिल देन गाइज टेक केयर, बाय बाय।